हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के की जो स्थापना का उद्देश्य था और कौन कौन व्यक्ति इसमें सम्मिलित हुए, अध्यक्षता की, यही सब पर चर्चा कर रहे हैं। यह जो टॉपिक है वो नितांत फैक्चुअल टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न क्वेश्चंस आते ही आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी जटिल प्रकार के होते हैं। हम आज उन सारे आयामों को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बना रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो भी प्रश्न बन सकते हैं वह सारा क्वेश्चन मैं डिस्कस आज कर रहा हूँ। मैंने कल आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था। कांग्रेस की जो स्थापना का जो उद्देश्य था, देश के हितों को, देश प्रेम जागृत करना, लोगों को इकट्ठा करना, सिविल सेवा का विरोध, भारत उच्च सेवाओं का भारतीयकरण करना, सैन्य खर्च में कटौती करना, प्रतिनिधि सभाओं में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देना, ये सब डिमांड था। तो बंबई में हुआ था। WC बनर्जी इसके पहले विमोश चंद्र बनर्जी थे। इसमें 72 कुल प्रतिनिधि ने भाग लिया था देश से। इसमें दो जो थे वो थे मुस्लिम थे। प्रथम जो सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था उसमें 2 सदस्य मुस्लिम थे, इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो दूसरा सम्मेलन हुआ वह हुआ आपका कलकत्ता में। दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। यह सम्मेलन जो कलकत्ता में हुआ यह 1886 में हुआ। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था वह हमेशा दिसंबर महीने के, हर वर्ष के दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह में आखिरी 3 दिन तक होता था। मतलब अमूमन जो है 28 से 31 दिसंबर हर वर्ष के होता था, लेकिन कभी कभी इसके विशेष अधिवेशन भी बुलाए जाते थे। तो कभी यह सितंबर में भी होता था, कभी मई में भी होता था, लेकिन एक परंपरा था कि दिसंबर के अंतिम 3 दिनों में यह होगा। तो 1886 में हुआ तो दादा भाई नौरोजी जो है इसका अध्यक्षता किए। कौन अध्यक्षता किए? दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए। दादा भाई नौरोजी पारसी थे, तो पहला जो है गैर हिंदू अगर कहिएगा तो दादा भाई नौरोजी ही थे। तो दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने किया था और ये पारसी समुदाय के थे। दादा भाई नौरोजी ये जो सम्मेलन हुआ था, ये दादा भाई नौरोजी ने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सम्मेलन संबोधित किया। 1893 में किया और 1906 में। 1893 में जो सम्मेलन हुआ वो लाहौर में हुआ था, 1906 में कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, 1886 ईस्वी में हुआ। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किया। यह पहला, दादा भाई नौरोजी पहला गैर हिंदू थे, पारसी समुदाय से थे ये। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया। 1886 में किया, फिर 1893 1893 में किया, लाहौर में हुआ था, और 1906 में कलकत्ता में हुआ था। ये इन्होंने अध्यक्षता किया था। इस सम्मेलन में कुल 436 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। जो कलकत्ता में जो सम्मेलन हुआ था उसमें कुल मिला के 436 प्रतिनिधि आए थे। पहला में 72 आए थे और इसमें 436 आए थे, और इसमें 436 में 33 मुस्लिम थे। पहला में कितना था? 2। पहला में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 2 मुस्लिम मेंबर थे, कुल मिला के 72 सदस्य थे। दूसरा में 436 कुल सदस्य प्रतिनिधि आए थे और उसमें 33 मुस्लिम थे। यह थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप लोग। तीसरा जो सम्मेलन हुआ है वह हुआ है मद्रास में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? मद्रास में। 1888 में हुआ, 87 में हुआ, 1887 में हुआ, मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी ये पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे।
अगर कुल मिला के देखें तो पहला सम्मेलन एक ब्राह्मण ने किया, दूसरा सम्मेलन एक पारसी ने किया, तीसरा सम्मेलन एक मुस्लिम ने किया। इसमें कुल मिला के 607 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे? 607 सदस्य थे। और मुस्लिम मेंबर कितने थे? 81। मद्रास में जो हुआ था सम्मेलन, उसमें कुल मिला के पूरे देश से 607 प्रतिनिधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहुंचे थे मद्रास अधिवेशन में। इसमें कुल मिला के 81 जो मेंबर थे वह मुस्लिम थे। इस अधिवेशन में पहली बार जो है एक कार्य संचालन के लिए जो है एक कमेटी बनाया गया, जो बाद में विषय निर्धारण समिति के रूप में जाना गया। कांग्रेस का जो काम होता था, कांग्रेस का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो काम था, उसके लिए कार्य संचालन समिति बनाया गया, कांग्रेस प्रतिनिधि बनाया। बाद में यह जो कार्य संचालन समिति थी वो विषय निर्धारण समिति कहलाने लगी। तो यह है मद्रास सम्मेलन के बारे में कुछ जानकारी। चौथा जो सम्मेलन हुआ है वह हुआ है इलाहाबाद में। इसमें जॉर्ज यूले एक ब्रिटिश थे, तो ये पहला निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे, निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। तो यह इलाहाबाद में चौथा अधिवेशन हुआ था और ये पहला निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। चौथा सम्मेलन में 221 मुसलमानों ने भाग लिया था। चौथा जो सम्मेलन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें 221 मुसलमानों ने भाग लिया था। पहला में 2, दूसरा में 33, तीसरा में 81 और 221 221। तो देखिए किस तरीके से मुस्लिम प्रतिनिधि की संख्या कांग्रेस में बढ़ रही है। यह संख्या शो करने का मेरा उद्देश्य है कि पहला में 2, दूसरा में 33, तीसरा में 81 और चौथा में 221। अब हम लोग जुलाई 1889 में एक थे विलियम डिग्बी। जुलाई 89 में एक थे विलियम डिग्बी। विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया लंदन में। जुलाई 1889 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया का गठन लंदन में किया गया और यह जो है एक इंडियन नामक एक साप्ताहिक पत्र निकालता था। और इस पत्र का उद्देश्य यह था कि भारत की जो समस्या है वह इंग्लैंड में के प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड के संसद तक पहुंचाना, भारत की समस्याओं को इंग्लैंड की संसद तक पहुंचाना। जुलाई 1889 में विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का गठन किया लंदन में और इंडियन नाम का एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशन किया। इस साप्ताहिक पत्र में जो है भारतीय समस्याओं को उठाया जाता था ताकि वहाँ के जो ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधि हैं वह इन आवाज़ों को सुन सके, भारतीय आवाज़ों को सुन सके। अठारह ईस्वी में मैंने कहा था कि यूनाइटेड पैट्रियटिक एसोसिएशन 1888 में जो है यूनाइटेड पैट्रियटिक एसोसिएशन ऑफ का गठन किया गया था। और देखिए ये सर सैयद अहमद खान ने किया था, सर सैयद अहमद खान ने किया। पहले भी इस पर चर्चा हुआ है। इस समय एक थे W.W. हंटर, इस समय थे W.W. हंटर। उन्होंने इंडियन मुसलमान नामक एक किताब लिखा था और ब्रिटिश सरकार से कहा, या ब्रिटिश जो यहाँ सत्ता में थे उनसे कहा कि आप मुसलमानों को
जो है ब्रिटेन के नजदीक लाइए, अंग्रेजों के समीप लाइए। तो इसमें इसी के कारण जो है सर सैयद अहमद खान को खोजा गया। सर सैयद अहमद खान पहले पूर्ण रूप से भारतीय थे, और लेकिन बाद में 1888 के बाद जो है यह मुस्लिम प्रस्त होने लगे और कांग्रेस और चाहे हिंदू से दूर होने लगे। और इस संस्था का उद्देश्य था, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन का एकमात्र उद्देश्य था और कि कांग्रेस को जो है कमजोर करना या समाप्त करना। और ऐसा हुआ। डब्ल्यू हंटर, जो विलियम हंटर है, डब्ल्यू हंटर इंडियन मुसलमान नामक जो बुक लिखे थे, उस बुक में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अंग्रेजों को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जो ब्रिटिश का मुसलमान, ऐसे मुसलमान का तलाश करना चाहिए जो ब्रिटिश को समर्थन दे और कांग्रेस को कमजोर करे। इसलिए जो है सर सैयद अहमद खान को खोजा गया। 1900 में वायसराय कर्जन थे। वायसराय कर्जन थे। कर्जन ने कहा कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मैं चाहता हूं कि मेरे जो जब तक मैं भारत में वायसराय बनकर हूं, कांग्रेस जो है कब्र के नीचे गाड़ दूं। कर्जन का कहना था, जो वायसराय थे 1900 में, कहा कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसको जीते जी कब्र में दफना के यहां से जाऊं। 1903 ईस्वी में इन्होंने, लॉर्ड कर्जन ने मद्रास के वायसराय गवर्नर को एक लेटर लिखा कि कांग्रेस को नपुंसक बना दो। 1904 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष अपना एक प्रतिनिधि मंडल लेकर कर्जन से मिलना चाहा, लेकिन कर्जन ने मिलने से इनकार कर दिया। तो यह कर्जन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। कल मैंने एक चीज बताया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, इंपॉर्टेंट व्यक्ति, उस समय के राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बंबई में हुआ था उसकी बैठक में भाग नहीं लिए थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी भाग लिए थे, क्योंकि उस समय कलकत्ता में 1885 में कलकत्ता में जो है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही थी। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही थी। उसी बैठक में वो कलकत्ता में बिजी थे, तो बंबई वो नहीं जा सके। लेकिन जब दूसरा बैठक 1886 में हो रहा था कलकत्ता में, तो इन्होंने भाग लिया था और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है और जो उनकी पार्टी थी इंडियन एसोसिएशन, वो दोनों जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिल गई। तो ये चर्चा मैंने पहले भी किया था, लेकिन यहां भी मैं क्लियर कर देता हूं। 1911 कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, 1911 में। इस अधिवेशन में जन गण मन ये रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे। ये बंगाली भाषा में है। इसको जो है पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने जनगण मन का हिंदी रूपांतरण को राष्ट्र गान के रूप में, देश के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। तो यह थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो यह हो गया आपका 1911 के अधिवेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद है 1912 में हुआ था पटना में, बांकीपुर है, वहीं अधिवेशन हुआ था 1912 में। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वह बांकीपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे आर्यन मुधोलकर ने अध्यक्षता किया था। और इस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। 1912 में पटना में बांकीपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था
और आनंद मुधोलकर इसकी अध्यक्षता किए थे। और इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। उन्नीस सौ 15 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और ये जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 30 अधिवेशन था, 30वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता किए थे डॉक्टर लॉर्ड सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा। सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा 1915 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यह 30वां अधिवेशन था, 30 इसका मीटिंग था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और इसकी अध्यक्षता किए थे एक जन्मजात चक्रवर्ती जिनको कहा जाता है डॉक्टर लॉर्ड सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा। इसी अधिवेशन में बंबई का गवर्नर था उस समय लॉर्ड विलिंगटन। बंबई का गवर्नर था लॉर्ड विलिंगटन जो बाद में भारत का गवर्नर जनरल बना। तो 1915 में यह बंबई का गवर्नर था लॉर्ड विलिंगटन। तो लॉर्ड विलिंगटन गवर्नर के रूप में बंबई के जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उसमें ये भाग लिए थे। यह मैं कहना चाह रहा हूं। उसके बाद है 1898। ये थोड़ा पहले ही होना चाहिए था, मद्रास 1898 आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस 1898 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे आनंद मोहन बोस। 1914 में भी मद्रास में हुआ था। 1914 में भी जो है इसकी बैठक मद्रास में हुई थी भूपेंद्र नाथ बोस। वन 1898 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने किया था। 1914 में भी मद्रास में अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता भूपेंद्र नाथ बोस ने किया था। उन्नीस सौ 15 तो हो ही गया है डिस्कस। 1916 में आइए। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इसे अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन का कुछ इंपॉर्टेंट बात है। 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और उसमें अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। सूरत गुजरात में है। तो रास बिहारी बोस जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। इस अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस दो भाग में बट गया था, नरमपंथी और उग्रपंथी। तो इसी अधिवेशन में उग्रपंथी को या गर्मपंथी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था। तो पुनः जो है तिलक के कहने पर, बाल गंगाधर तिलक के कहने पर उग्रपंथी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कर लिया। उग्रपंथी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत अधिवेशन के बाद फिर से शामिल हो गए 9 साल के बाद। यह पहला इंपॉर्टेंट बात है लखनऊ अधिवेशन का। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समय लखनऊ में 1916 में मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन हुआ और फिर दोनों का साथ साथ अधिवेशन हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का साथ साथ अधिवेशन लखनऊ में ही हुआ और फिर एक लखनऊ पैक्ट आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ 1916 में, उसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। तो यह लखनऊ जो अधिवेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, बातें। अब हम लोग आते हैं 1917। 1917 में कलकत्ता में हुआ था और इसकी
अध्यक्षता किए थे श्रीमती एनी बेसेंट। ये पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष थी। आयरलैंड की रहने वाली थी, तो ये विदेशी थी लेकिन पहली महिला थी जो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट जो है 1916 में होम रूल लीग का एक आंदोलन चलाई थी। होम रूल लीग एक आंदोलन चलाई थी, यह चर्चा मैं करूंगा बाद में। लेकिन एनी बेसेंट जो है उसका एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि 1907 से लेके 1933 तक भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की हेड रही। थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये हेड रही। 1917 में कलकत्ता में श्रीमती एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किया, अध्यक्षता किया। ये आयरलैंड की रहने वाली थी और ये पहली महिला अध्यक्ष थी। 1916 ईस्वी में इसने होम रूल लीग का गठन किया और 1907 से लेकर 1933 तक ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की यहां भारत में हेड रही थी। 1920 का अधिवेशन आइए। 1920 से 1919 में आ जाइए। पहले 1919 का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। 1919 का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। देखिए एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं कि 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, 1916 में कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तो इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1919 में अमृतसर में अधिवेशन हुआ और यह अधिवेशन मोतीलाल नेहरू इसका अध्यक्षता किए थे। मोतीलाल नेहरू इसका अध्यक्षता किए थे। ठीक, 1919 में अमृतसर में अधिवेशन हुआ था, मोतीलाल नेहरू इसका अध्यक्षता किए थे। यह बाल गंगाधर तिलक का अंतिम अधिवेशन था। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अंतिम रूप से 1919 में ही शामिल हुए थे, क्योंकि अगस्त 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। तो यह अगर परीक्षा पूछा जाए कि किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भाग लिया, तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। इस अधिवेशन का एक खासियत और है कि गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस का एक संविधान बनाया जाए, तो इसके लिए उन्होंने कहा, तिलक से अनुरोध किया और फिर चित्तरंजन दास से अनुरोध किया। तिलक से अनुरोध किया और चित्तरंजन दास से अनुरोध किया। न तिलक तैयार हुए और न चित्तरंजन दास तैयार हुए, क्योंकि दोनों बहुत बिजी थे। दोनों क्या थे? बहुत बिजी थे। तो हुआ कि अब कैसे इसको बनाया जाए, तो अब इसको कैसे बनाया जाए, तो एनसी केलकर को रखा गया। एनसी केलकर को तिलक और चित्तरंजन दास कहे मना कर दिए कि हम नहीं बना सकते हैं। एनसी घोष और आईवी सेन, गांधी जी ने तिलक और चित्तरंजन दास से यह अनुरोध किया कि आप कांग्रेस का संविधान बनाइए, तो तिलक और चित्तरंजन दास ने मना कर दिया कि मेरे पास समय नहीं है। फिर गांधी जी ने एनसी केलकर और आईवी सेन को कहा कि आप भारत का संविधान कांग्रेस का संविधान बनाइए। तो यह 1919 के अमृतसर अधिवेशन में ही बना था। उन्नीस सौ बीस में आइए, 1920 में सितंबर 1920 ये कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। तो कलकत्ता में जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, इसको लाला लाजपत राय ने इसको संबोधित किया था। इन्होंने अनहैप्पी इंडिया नामक एक पुस्तक भी लिखा था।
सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता किए थे। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया नामक एक पुस्तक लिखा था। इस अधिवेशन में गांधी जी का एक असहयोग का प्रस्ताव था, वो पारित हो गया। असहयोग का प्रस्ताव पारित हो गया। 1920 के अधिवेशन की यह खासियत था। देखिए, लाला लाजपत राय ये कहते थे कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस आंदोलन न तो जनता के द्वारा प्रेरित है और न ही मार्गदर्शित है। उनका ये लाला लाजपत राय कांग्रेस में तो अध्यक्ष बने, लेकिन वो कभी भी कांग्रेस को भारत के जन आंदोलन का रूप नहीं मानते थे। कहीं ना कहीं उसको ये मानते थे कि यह जो है कुछ लोगों की साजिश है। ये कल मैंने चर्चा भी किया था। लेकिन कांग्रेस का ये अध्यक्ष बने और असहयोग जो प्रस्ताव है वह पारित हुआ था। एक बात याद रखिएगा कि 3 जो है ग्रम दल के नेता थे, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो इसमें सिर्फ तीनों जो नेता थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल में सिर्फ लाला लाजपत राय ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बाल गंगाधर तिलक भी नहीं बन सके और बिपिन चंद्र पाल भी नहीं बन सके। बाल गंगाधर तिलक 1916 में बनने वाले थे लखनऊ अधिवेशन में, लेकिन ऐसा हुआ कि अंतिम समय में इनको जो है लंदन चले गए थे, क्योंकि इनको वेलेंटाइन सिरोल जो है इनको कुछ इनके बारे में अपशब्द कह दिया था, तो ये केस लड़ने के लिए लंदन चले गए थे वेलेंटाइन सिरोल के खिलाफ। ये मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आप अभी इतना ही समझिए कि लाल, बाल, पाल त्रिमूर्ति कहलाते थे, जिसमें लाला लाजपत राय ने ही सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को सम्मेलन किया। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। उसके बाद दिसंबर 1920 में नागपुर में जो है इसका नियमित अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। नागपुर में जो है नियमित अधिवेशन हुआ। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्यता शुल्क 4 आना रखा गया, ताकि आम आदमी भी कांग्रेस का सदस्य बन सके। उसी समय से कांग्रेस के सदस्यों को चवन्नी कहा जाने लगा, 4 आना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात नागपुर में ही कि भारतीय रियासतों से के प्रति जो है कांग्रेस अपना नीति स्पष्ट किया, कहा कि देश जो भारतीय रियासत के राजा है वह उत्तरदायी शासन की स्थापना अपने रियासत में करे। दूसरी बात, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया भाषाई आधार पर। स्वतंत्रता के पहले तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन करती थी, लेकिन जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया कि प्रांतों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होता। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसकी जो 1920 में अध्यक्षता किए हैं वह किए हैं श्री विजय राघवाचारी। श्री विजय राघवाचारी 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नियमित अधिवेशन नागपुर में हुआ था उसकी अध्यक्षता श्री विजय राघवाचारी ने किया था। अब हम लोग 1921 में आते हैं। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। लेकिन चित्तरंजन दास कहां थे? जेल में बंद थे। तो हकीम अजमल खान जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए चित्तरंजन दास की जगह, मतलब चित्तरंजन दास का काम को देखने के लिए, क्योंकि चित्तरंजन दास कहां थे? जेल में थे। तो जेल से तो वह अध्यक्षता नहीं कर सकते थे, तो हकीम अजमल खान को बना दिया गया। तो पूछ सकता है परीक्षा में कि कौन सा अध्यक्ष जेल में था जब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो वो थे चित्तरंजन दास। 1922 में गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और चित्तरंजन दास जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1922 में। इस समय
गांधी जी का असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। जो चित्तरंजन दास का यह सोचना था कि कांग्रेस को अब जो है काउंसिल में प्रवेश करके असहयोग करना चाहिए, सरकार की नीतियों के साथ असहयोग करना चाहिए। लेकिन इस बात ये जब प्रस्ताव लेके चित्तरंजन दास आए कि क्यों काउंसिल में हम भारतीय प्रवेश करके सरकार की नीतियों के साथ असहयोग करें, लेकिन काउंसिल प्रस्ताव चित्तरंजन दास का यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इसके विरोध में राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, एनजी रंगा और जी अभ्यंकर, ये सभी लोग जो हैं, ये सभी कट्टर गांधीवादी थे। तो ये नहीं चाहते थे कि चित्तरंजन दास का काउंसिल प्रस्ताव जो है पारित हो सके। तो अंतिम में चित्तरंजन दास को काउंसिल प्रस्ताव जब नहीं पारित हुआ तो इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के अंदर ही रहकर चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया। यह 1922 का हो गया। अब आइए 1930 में, 1923 में 1923 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 में 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन दिल्ली में हुआ। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था और मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनका जन्म 1888 में इनका जन्म हुआ था मौलाना अबुल कलाम आजाद का, और 159 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, दिल्ली में इन्होंने किया था। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है कि 1940 से लेके 1946 तक ये स्वतंत्रता के पहले सबसे ज्यादा दिन तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 6 साल तक। 1940 में रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था। 1940 से लेकर 46 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ, रामगढ़ में हुआ। फिर 1946 में जाके हुआ। तो 6 साल तक लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वतंत्रता के पहले बहुत लंबे समय तक रहे अध्यक्ष। अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद अगर देखते हैं तो 6 साल तक इंदिरा गांधी भी रही, 6 साल तक राजीव गांधी भी रहे और 24 साल तक सोनिया गांधी रही। अभी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। अभी 2022 में इनका चुनाव हुआ है, मेरे ख्याल से अक्टूबर में। तो काफी लंबे समय तक 1958 मतलब अगर 22 साल हम घटाते हैं तो 1998 से लेकर अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही है सोनिया गांधी। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, और स्वतंत्रता के पहले जो है वह मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे कम उम्र के भी यही थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनका जन्म 188 से लेकर 159 तक। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। इंडिया विंस फ्रीडम इन्हीं का लिखा हुआ है। तो खैर ये सब हम चर्चा बाद में करेंगे। उन्नीस 1923 के बाद 1924 कर्नाटक में हुआ था बेलगांव। इसका महात्मा गांधी ने इसका अध्यक्षता किया था। गांधी जी एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे अधिवेशन का, वो 1924 का है बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी ने किया था। एक और दूसरा बात कि महात्मा गांधी जब भारत स्वतंत्र हो गया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहते थे। एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था तो वर्ष 1924 का था, 1924 का था, कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। गांधी जी जब भारत स्वतंत्र हो गया तो इच्छा थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाए। उसके बाद है 1925।
कानपुर। कानपुर में सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी वह 1925 में कानपुर का अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला थी। पहली भारतीय ये महिला थी। अगर पहली महिला 1917 में इनिबेसेंट थी तो पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। इनका जन्म हुआ था 1889 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1889 में, और ये 148 तक थी। सरोजिनी नायडू का जो जन्म हुआ था। सरोजिनी नायडू का जो जन्म हुआ है 1879 में हुआ है। 1879 में हुआ है, और इनकी मृत्यु हुई है 1948 में। एक बार फिर सुनिए, 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सरोजिनी नायडू ने किया था। पहली भारतीय महिला थी। इनको भारत का कोकिला भी कहा जाता है ना। ये कवित्री भी थे। 1879 से लेके इनका जन्म हुआ था, 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी, और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। पहली राज्यपाल थी 1947 से लेकर 1948 तक। तो ये सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। 1927 में हम लोग आते हैं, मद्रास में। 1927 में कहा हुआ था? मद्रास में हुआ था, और डॉक्टर एम ए अंसारी इसकी अध्यक्षता किए थे। डॉक्टर एम ए अंसारी। 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता एम ए अंसारी ने किया था। उसके बाद है 1929, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 1889 में। ये सरोजिनी नायडू से 10 साल छोटे थे, और मौलाना अबुल कलाम आजाद से 1 साल छोटे थे। जवाहरलाल नेहरू सरोजिनी नायडू से 10 साल छोटे थे, और 1 साल मौलाना अबुल कलाम आजाद से छोटे थे। और इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। 1929 में हुआ था आपका लाहौर में। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लाहौर में हुआ था। 1889 में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, और 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर जो है अप्रैल 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था, और ये लखनऊ में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद में अपनी आस्था प्रकट की। 1936 अप्रैल में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया, और समाजवाद में अपनी आस्था प्रकट की, और कहा कि भारत की गरीबी, बेकारी और भुखमरी का इलाज जो है समाजवाद में ही है। यह लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा 1936 में। फिर 1937 में 1936 के दिसंबर में ही अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? फैजपुर में हुआ था। फैजपुर कहाँ है? बंबई में। फैजपुर एक गांव है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ, फैजपुर में हुआ। फैजपुर एक गांव है बंबई में, वह जवाहरलाल नेहरू ने ही किया। तो 3 अधिवेशन का 1929, 1936, लखनऊ, लाहौर, लखनऊ और फैजपुर, ये तीनों अधिवेशन का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ, और इसका अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया। 1934 में बंबई में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1931 में
कराची में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1934 में बंबई में हुआ था, इसका अध्यक्षता कौन किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1938 में हरिपुरा, हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक। सुभाष चंद्र बोस ने एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया और इसका अध्यक्ष बनाया जवाहरलाल नेहरू को। 1938 में गुजरात के हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया और इसका अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू को बनाया। आजकल सुभाष चंद्र बोस पर काफी बहस हो रहा है और एक किताब प्रकाशित हुई है जिसमें जब भारत स्वतंत्र हो रहा था उस समय वहां के प्रधानमंत्री एटली थे। तो एटली ने, क्लीमेंट एटली थे, तो कहा है कि भारत में जो स्वतंत्रता भारतीयों को मिली है उसका उन्होंने क्रेडिट जो है सुभाष चंद्र बोस को दिया है। उन्होंने न गांधी को दिया है न नेहरू को दिया है। इतिहास में ये अनसंग हीरो है जिनका गाना जितना भारतीय इतिहास में बजना चाहिए उतना नहीं बजा है। मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूं कि भारतीय इतिहास के सबसे योग्य चरित्र का जितना गाना भारतीय इतिहास में गाया जाना चाहिए उसके जो सबसे योग्य उत्तराधिकारी हैं सुभाष चंद्र बोस हैं, उनको उससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। नेहरू और गांधी से भी बहुत बड़े चीज थे ये। और क्यों गांधी जी ने ऐसा किया? अपने दो योग्य आदमियों को साइडलाइन कर दिया, एक वल्लभ भाई पटेल और एक सुभाष चंद्र बोस। ये गांधी जी से कहीं भी हो उनकी आत्मा इस बात के लिए भारतीय उनको इस बात के लिए कभी भी माफ नहीं करेंगे और शायद राष्ट्रपिता कहने में अब उनको उतना गर्व नहीं महसूस करेंगे जो एक पीढ़ी और दो पीढ़ियों ने आज से पहले किया था। जो नई पीढ़ी आ रही है अब उनको राष्ट्रपिता कहने में भी थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होगी। लेकिन खैर ये मेरा विषय वस्तु नहीं है। परीक्षा में पूछा जाए कि कौन है पिता, तो महात्मा गांधी ही कहिएगा, क्योंकि उससे आप तो यह सब हो गया आपका। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में ही सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हिंदी भाषा के लिए जो है रोमन लिपि का प्रयोग किया जा सकता है। 1938 में ही सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था तो उसमें कहा था कि हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद आपका अधिवेशन हुआ 1946 में, नवंबर 1946 में अधिवेशन हुआ था मेरठ में। जेबी कृपलानी, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जेबी कृपलानी। 1946 में मेरठ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक हुआ। जेबी कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता किया। भारत की स्वतंत्रता के समय में, क्योंकि भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय जो है जेबी कृपलानी ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। परीक्षा में पूछा जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। यह हो गया आपका। 1948 में जयपुर में अधिवेशन हुआ था और कौन किए थे? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था। 1948 में जयपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई और पट्टाभी सीतारमैया इसकी अध्यक्षता किए थे और इन्होंने उसमें पट्टाभी सीतारमैया ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था। यह हो गया। फिर 1950 में नासिक में बैठक हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। नासिक महाराष्ट्र में है और इसका पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसका अध्यक्षता किया था। पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसका अध्यक्षता किया था। तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो विभिन्न अधिवेशन हुए उसके बारे में हमने चर्चा किया और आपके सारे प्रश्न इसी के जो डायमेंशन जो मैंने पढ़ाया उसी के अंदर आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 वीडियो मैंने बनाया है,
इसके पहले भी हो चुका है, आज है, और भी मैं कुछ आयामों पर टच करूंगा। मैं चाहता हूं कि आपको हमारे वीडियो के अन्यत्र कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो भी प्रश्न आएंगे उसका सारा जवाब यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।